आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्र, जिसमें कि हम बात करते हैं आपके टैक्स से जुड़ी छोटी छोटी उलझनों के बारे में और उन्हें इस शो के जरिए सुलझाने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में। अगर ऐसे में आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें अपने सवाल मेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप और मेल आईडी दोनों ही आपके स्क्रीन पर फ्लैश होती रहेगी, तो उसके जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और चलिए अब आज की चर्चा शुरू करते हैं। आपके सवालों को तो हम शामिल करेंगे ही, लेकिन आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं टैक्स से जुड़ी, जो कि अक्सर लोगों के दिमाग में नहीं आती हैं। अब इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन का समय है, तो आप अपने सैलरी को बचाने के लिए, सैलरी में टीडीएस आप ज़्यादा से ज़्यादा बचा पाए, उसके लिए तो आप काफ़ी सारे कदम उठा ही रहे होंगे। अपना इन्वेस्टमेंट भी आपने डिक्लेयर कर दिया होगा, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारे इनकम्स ऐसी होती हैं जिस पर भी टीडीएस करता है, उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती। उसको भी बचाने का तरीका है, जैसे अदर सोर्सेज के जरिए जो भी आय आपको होती है, जैसे कि आपने बैंक में अगर कुछ डिपॉजिट किया है, उस पर ब्याज मिल रहा है आपको, तो उस पर भी टीडीएस कटता है। इसके अलावा ब्रोकरेज कमीशन, रॉयल्टी, इस तरह के काफ़ी सारे इनकम होते हैं जिस पर कि टीडीएस कटता है। तो उसको बचाने के लिए छोटे छोटे अमाउंट मिलके बहुत बड़े हो जाते हैं, और उनको बचाने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, कितने रकम तक आप अपनी टीडीएस को बचा सकते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। और इस पर भी सरकार के कुछ नियम हैं, तो वो नियम क्या है ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको समझने के लिए आज हमारी मदद करने के लिए जुड़े हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और सीए सुधीर कौशिक, जो कि को फाउंडर और सीईओ हैं taxspanner.com के। सुधीर जी, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। तो आज हम बात कर रहे थे, सबसे पहले तो बेसिक से ही शुरुआत करते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि सैलरी के सामने, तो सैलरी में जो टैक्स कटने वाला होता है उसके सामने तो लोग तैयारी कर लेते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर कर देते हैं शुरुआत में ही फाइनेंशियल ईयर की। लेकिन इसके अलावा जो इनकम है वो कौन कौन सी इनकम होती है जो कि अक्सर नज़र में नहीं आती है और जिस पर टीडीएस कटता है, और उसको बचाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? थैंक यू पूजा। ये जो महीना है, जो साल का जो पहला महीना है, और साल मतलब फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं हम, 2023-24, इसमें हमें अपने पूरे आने वाले साल की इनकम का अंदाजा जरूर होता है। इसी के लिए वो डिक्लेरेशन कहते हैं। और ये डिक्लेरेशन जैसे आप सैलरी में करते हो, वैसे ही आप अपने बैंक में या अपने पोस्ट ऑफिस में या अपने पीएफ में, उस तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर भी कर सकते हो कि भाई मेरी इनकम टैक्सेबल लिमिट से नीचे है, इसलिए मैं 15G या 15H, 15G फाइल करता है अगर वो 60 साल से कम उम्र का व्यक्ति है, और अगर 60 से अबव है यानी कि सीनियर सिटीजन है तो 15H फाइल करना है। और ये डिक्लेरेशन एक तरह का सेल्फ है, मैं अपने आप कह रहा हूं कि मेरी इनकम नहीं है टैक्सेबल लिमिट के ऊपर, यानी कि टैक्सेबल लिमिट से नीचे। और वो टैक्सेबल लिमिट हमारी 2.5 लाख या 3 लाख जो भी हमारी लिमिट है उसको ही मानेंगे हम, क्योंकि उसके बाद हमारी इनकम पे टैक्स लगता है, चाहे वो रिबेट मिल जाती है बाद में 87A की। तो ये जो इनकम है, जैसे आपने बताया, सैलरी के अलावा इंटरेस्ट इनकम सबसे ज्यादा जो हमारे इंडिया में है वो एफडीज पर है। और वो एफडी किसी भी जगह हो, आपकी पोस्ट ऑफिस में भी है, तब भी आप 15GH दे सकते हो। हमें ये भी सोचना है कि सरकार इतना सारा टीडीएस और चीजों पे भी लगा रही है, जैसे क्रिप्टो करेंसी पे भी लगा दिया है, जिसे हम वर्चुअल एसेट कहते हैं, ऑनलाइन गेमिंग पे भी लगा दिया है, नए नए टीडीएस लगा रहे हैं। सरकार लगाती क्यों है? पहले अगर हमें यही पता लग जाए तो लगाती क्यों है? क्योंकि सरकार को ट्रैक करना है इनकम, उनके हाथ से लोग बच के भाग जाते हैं, टैक्स इविजन में चले जाते हैं, तो उस इनकम को सरकार पूरे साल में ट्रैक करती है, ताकि वो बाद में जो रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, एटलीस्ट कुछ तो रिकवरी हो गई, एडवांस कलेक्शन आ गई, प्लस उनको बाद में नोटिस भेज करके पूरी इनकम का असेसमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए नई नई इनकम पे भी, जैसे कैश विड्रॉल पे भी लगा दिया है, अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ करते हो या आप 3 साल से रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो तो 20 लाख की लिमिट है। वो डिफरेंट काइंड ऑफ टीडीएस आ गए हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? जो इनकम दे रहा है। जैसे अगर मुझे कोई रेंट दे रहा है मेरी बिल्डिंग पर, तो वो मेरे टीडीएस काटेगा 10%, है ना। ऐसे ही मेरा बैंक है, बैंक सिर्फ एक ब्रांच की इनकम नहीं देखता है, इंटरेस्ट इनकम देखता है पूरे बैंक की। अगर आपने 4 ब्रांचेस में पैसा रखा हुआ है एफडी, पहले लोग ऐसा कर लेते थे कि टीडीएस बच जाएगा 15G, ऐसा नहीं है। अगर आपकी 40,000 पूरे बैंक में इंटरेस्ट इनकम है तो सबको कैलकुलेट कर लेगा। आजकल इंटीग्रेटेड बैंकिंग हो गई है। तो इस तरह से हमें कोई धोखाधड़ी ना करें। मतलब कई बार लोग अनजाने में भी दे रहे हैं या जानबूझ करके टीडीएस से बच जाते हैं तो रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है। जो एलिजिबल है सिर्फ वही फाइल करे,
नहीं तो सरकार पेनलाइज करने में भी देर नहीं करेगी। तो 15G और 15H हमारा कुछ इनकम के लिए अलाउड है, सभी इनकम के लिए टीडीएस के लिए नहीं है। जैसे मैंने बताया ईपीएफ में आप कर सकते हो, अगर आप 5 साल से पहले पैसा विड्रॉ करते हो, वैसे तो पीएफ पे टैक्स नहीं होता है, लेकिन अगर मैंने पहले विड्रॉ किया, जो हमारी 5 ईयर की एक लिमिटेशन है, तो मुझे टीडीएस कटेगा। अब मेरे को सपोज करो इनकम ज्यादा है ही नहीं, विड्रॉल ही कम है और बाकी चीजें भी नहीं है, तो मैं पीएफ में भी अपना ऑनलाइन ही होता है आजकल ये सब चीजें, वैसे तो फिजिकल भी कर सकते हो, बेटर है ऑनलाइन कर दें अपलोड। अगर आपका एसबीआई में या पीएनबी में किसी भी बैंक में है, आईसीआईसी, वहां पर भी आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, 4 जगह जाने की जरूरत नहीं है, बट डिक्लेरेशन ठीक करना है। अब ये डिक्लेरेशन मुझे क्यों करना चाहिए? नहीं करूंगा तो मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा टैक्स में, अगर मैं नहीं करता हूं, ठीक है, और मुझे 1 साल बाद मिलेगा, तो मेरा पैसा, मेरी जो वर्किंग कैपिटल या जिसपे मैं ब्याज कमाता, मान लो मैं म्यूचुअल फंड में रखता 14-15% की मुझे इनकम होती, या मेरे खर्चे थे कुछ जो मुझे चलाने के लिए कैश फ्लो चाहिए था, वो मेरा ब्लॉक हो गया टीडीएस में। और कई बार ये पैसा 30% तक ब्लॉक होता है, जैसे कि एनआरआई अगर कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो उसका 30% टोटल वैल्यू पे कट जाता है। तो टीडीएस कोई आसान चीज नहीं, इसका मतलब ये टीडीएस बड़ा थकाऊ काम है, ये पैसा फंस जाता है हमारा। इंग्लिश में जो टीडीएस है और ये जो टीडीएस है, दोनों एक ही बराबर है, इनको अगर मैं सही कहूँ तो, क्योंकि कभी कभी हमें इसमें रिफंड लेने के लिए अभी तो आजकल पहले से बेहतर हो गया है, पर फिर भी काफी एफर्ट करनी पड़ती है। तो जिन इनकम पे 15G और 15H नहीं है, जैसे कि मेरी रेंटल है या मेरी कोई और इनकम है जहां मैं नहीं दे सकता हूँ, वहां पर मुझे एक और तरीका है लोअर टीडीएस का, उसमें मुझे अपने इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाना है। उनके लिए भी एक सुविधा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर, या प्रॉपर्टी वाले एनआरआई हैं या कोई दूसरे लोग हैं जिनका टैक्स कट रहा है, वो भी जा सकते हैं कि मेरी इनकम टैक्सेबल नहीं है, लेकिन वो तरीका दूसरा है। वो 15G और 15H तो मैं बैंक में दे रहा हूँ, पीएफ में दे रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस में दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बाकी जो मेरी इनकम है जिन पे टीडीएस कट रहा है, वहां पे क्या करूं? वहां पर मुझे अपने इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाना है। वो 3 साल की रिटर्न्स हमारी चेक करते हैं, अरे भाई एक्चुअली मेरी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम आ रही है हर साल, मैं रिफंड लेता हूँ, तो वो मुझे इसी साल ऐसा कर देंगे, एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, जो हमें फॉर्म 13 में जब हम अप्लाई करते हैं, उसके बाद वो सर्टिफिकेट मैं अपने, सपोज करो मैं किसी का कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ किसी कंपनी में, मैं एक दुकानदार हूँ, वहां से माल खरीद, तो वो मेरे को कुछ ना कुछ टीडीएस काटेंगे, 2%, 5%, डिफरेंट डिफरेंट होता है। या मैं एजेंट हूँ, कोई कमीशन एजेंट है जैसे इंश्योरेंस कंपनी में, अब वो अपना टीडीएस बचाना चाहते हैं, तो वो अपने इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाएंगे और वहां पर ये यूज कर सकते हैं सर्टिफिकेट दे करके, और इससे क्या फायदा है, उनका पैसा उनके हाथ में पूरा पूरा आता रहेगा। ठीक है। तो सुधीर जी, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि कहाँ कहाँ पर टीडीएस कट सकता है। टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो ये स्टार्टिंग में ही कट जाता है। किस तरीके से क्या नियम है वो तो समझ में आ गए, बट अब जैसा कि हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि जैसे सैलरी पर टीडीएस बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए हम इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर आपने 15G 15H के बारे में बात की, इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए, और क्या कुछ लिमिट है जिससे जहाँ तक हम ये फॉर्म शो कर सकते हैं? क्या कुछ और इम्पोर्टेंट बात है जिसको कि ध्यान में रखना चाहिए इस केस में? इसमें एक तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि एनआरआई जो है 15GH नहीं फाइल कर सकते हैं, उनके लिए ये प्रोविजन नहीं है। अगर आप एनआरआई हैं तो आपका टीडीएस तो डिडक्ट होना ही होना है, तो उसके लिए ये ऑप्शन है ही नहीं। दूसरा ये है कि अगर मैं 60 ईयर से कम हूं, मतलब मैं अभी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में नहीं हूं, और मेरी इंटरेस्ट इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 2.5 लाख से ज्यादा है, तो मेरे को ये 15G नहीं दे सकता हूं मैं, ठीक है। ये दो बड़ी अलग सी कंडीशन है, जो कि अगर मैं सीनियर सिटीजन हूं तो मेरी चाहे इंटरेस्ट इनकम ज्यादा भी हो 3 लाख से, तब भी मैं दे सकता हूं। उन्होंने सीनियर सिटीजन को ये सुविधा दी हुई है। लेकिन जो सीनियर सिटीजन नहीं है और वो रेजिडेंट भी हैं, अगर उनकी इंटरेस्ट इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, तो वो ये 15G 15H नहीं देंगे। और ये किसी एक ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल टैक्सेबल जो हमारी इनकम है उसकी बात कर रहे हैं, जहां पर इनकम। दूसरा इसमें देखना है, जो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं, जो बेसिक एग्जामिशन की लिमिट हम बात करें, वो एटीसी या उसकी जो बाकी रिबेट्स हैं चैप्टर 6 की, वो सारी माइनस करने के बाद है। अगर मेरी नील इनकम आती है तो मुझे ये 15G 15H जमा करा सकता हूं अपने बैंक में या अपने पोस्ट ऑफिस में या अपने प्रोविडेंट फंड में, या कई बार कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा मैं लोअर टीडीएस में जब जाऊंगा, वहां पर मुझे आने वाले साल की कंपटीशन भी देनी पड़ती है। मुझे पूरा प्रॉपर कैलकुलेट करके देना पड़ता है इनकम टैक्स ऑफिसर को कि मैं जो ये प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ या मैं कोई और इनकम कहीं से कमा रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ,
तो मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर को ये तसल्ली करानी होती है कि मेरे ऊपर फिर भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैं फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट करके बचा रहा हूँ। ये दोनों प्रोसेस अलग है। 15G 15H में सिर्फ एक डिक्लेरेशन किया, काम खत्म हो गया, आपको कुछ नहीं करना, आपका टीडीएस नहीं काटेंगे वो। और अगर आपका गलती से कट गया, मान लो आप लेट हो गए बताने में, आप बैंक में गए नहीं पहले क्वार्टर के अंदर, तो काट के जमा हो जाएगा आपका, वो वापस नहीं देगा बैंक आपको, वो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन अगले क्वार्टर से पहले अगर आपने दे दिया तो आप बच जाओगे। तो इसकी कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन नुकसान हमारा ही है। तो डेडलाइन नहीं है का मतलब आप आज भी दे सकते हैं, तो जल्दी दे दोगे तो पूरे साल बचोगे। अब दूसरा जो 13 है, जो हमारा जहां पर लोअर टीडीएस के लिए कर रहे हैं, वो ज्यादा इनकम के लिए, बिजनेस इनकम या रेंटल इनकम या कोई और कैपिटल गेन इनकम भी है, वहां फाइल कर सकते हैं। लेकिन उसको फाइल करने के लिए पूरा कहीं ना कहीं एक एक्सपर्ट का, एक सीए का, एक एडवोकेट की हेल्प चाहिए। आमतौर पर वो जो एक नॉर्मल जैसे हम कहें कि इंडिविजुअल है, वो उसको शायद आसानी से नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी कंप्यूटेशन देनी पड़ती है, कहाँ कहाँ आप एग्जाम्शन ले रहे हो, और वो ऑनलाइन जो फॉर्म 13 है वो फाइल करना पड़ता है। तो ये दो अलग अलग है, पहले तो ये भी जरूर समझ लें। और जितना बच सकता है टीडीएस बचाना चाहिए विद इन लॉ। टैक्स इवेजन नहीं करना, अवॉइडेंस कर सकते हो, वो अलाउड है लॉ में। अवॉइड करने का मतलब है कि क्या कोई प्रोविजन है जिससे मुझे टीडीएस ना लगे। तो ऐसे प्रोविजंस मैंने दोनों बताए हैं, 15G 15H, या फिर आपको दूसरा है जो लोअर टीडीएस के लिए फॉर्म 13। तो इन दोनों प्रोविजन से बचाने में फायदे भी होते हैं। फायदे कैसे हैं? जैसे मैंने अपना पैसा अपने हाथ में रखा, नहीं कटा तो मुझे पूरा पैसा मिला। नहीं तो कई बार 30% अगर मेरे सेल वैल्यू का उनके पास चला जाए, मेरी इनकम का 10% चला जाए, तो मेरे हाथ में पैसा 1 साल बाद या 2 साल बाद आएगा। तो मुझे अपने पैसे को अपने हाथ में रखना है। दूसरा, उस पैसे को मैं कहीं अपने बिजनेस में या अपनी किसी इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न पे रख सकता हूँ। ये जो रिफंड देती है सरकार, ये 6% इंटरेस्ट देती है, और वो भी साल के खत्म होने के बाद से। अगर मेरा पैसा आज खत्म जमा हुआ है तो मुझे आज से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा 31 मार्च के बाद से। और अगर मैंने रिटर्न लेट फाइल की तो मुझे जिस दिन रिटर्न लेट फाइल करूंगा उस दिन से मिलेगा। यानी कि डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल नुकसान होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फायदे वाली चीज है। तो अपना लॉस ना करें और इसको फाइल जरूर करें जहां पर भी आपके पास दोनों में से कोई भी ऑप्शन है। अगर कहीं नहीं समझ आती है कई बार चीजें, जरूर किसी ना किसी एक्सपर्ट की मदद लें, पर इग्नोर करके और या उसको कहें कि गलत करके नुकसान ना उठाएं। बिल्कुल। तो देखिए, अगर आपका टीडीएस कट रहा है ना, इसमें सैलरी के अलावा भी अगर आपकी कोई इनकम है और अगर आपका टीडीएस कट रहा है तो वो आपको बताना ज़रूरी है। आप फाइल करिए और उसको बचाने के भी तरीके बताए। 3 फॉर्म याद रखिए, फॉर्म 15G, फॉर्म 15H और फॉर्म 13। उसका क्या उपयोग होता है, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, इसके भी तरीके अभी हमने डिस्कस किए। ये 15G और 15H के बारे में फिर से आपसे जानकारी लेना चाहिए। ये फॉर्म मिलते कहाँ हैं और कहाँ अपलोड करें, किसको दें, इसके बारे में भी कुछ बताइए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अपनी खुद की वेबसाइट है, उस पर सारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं। आप आज की डेट में गूगल पे करो 15G और आपको नंबर ऑफ, दूसरा जिस अथॉरिटी को आपको देना है, सपोज बैंक को देना है तो बैंक की ब्रांच में भी अवेलेबल होते हैं और बैंक के पोर्टल पे भी अवेलेबल है। बड़ा सिंपल सा डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसमें वो आपसे नाम, पता या आपका रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह वो कंफर्मेशन लेते हैं, प्लस आपकी इनकम पूछते हैं कि भाई कितनी है, ताकि आप खुद ही अगर गलत कर रहे हो तो कल को डिपार्टमेंट आपको पकड़ेगा नहीं। और उसने टीडीएस नहीं काटना है, ये वो आपके साइन के बिना नहीं करेगा जब तक आप डिक्लेयर नहीं करोगे। तो बैंक को तो अगर आपने नहीं दिया और 40,000 की इनकम है, अगर मेरी इंटरेस्ट इनकम 40,000 से कम है तो भी मेरे को ये टीडीएस इसमें नहीं काटता है जो बैंक है। और एक ब्रांच में या उसमें 10,000 की लिमिट मिनिमम ही है, पर उसके ऊपर है तो टीडीएस कटेगा। ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपने टीडीएस को बचा सकते हैं। अगर अदर सोर्सेज के ज़रिए आपको इनकम हो रही है तो ये कुछ तरीके अभी हमने आपको बताए जिससे कि आपके टीडीएस में बचत हो सकती है। लेकिन ये नियम के अकॉर्डिंग है, ये नियम है, कुछ एग्जेम्पशन भी है, इसके कुछ लिमिट भी है जिसके तहत आप ये टीडीएस बचा सकते हैं, और तरीके हमने अभी आपसे डिस्कस किए। स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना हो सकता है मुश्किलों से भरा। मार्केट का उतार चढ़ाव आपको कर सकता है कंफ्यूज। मार्केट में आज नीचे के लेवल से करीब 200 पॉइंट की रिकवरी आई। मैं अजय शर्मा आपको दूंगा सीधी और सटीक सलाह जिससे आप बना सकेंगे अपना पोर्टफोलियो मजबूत।
ईटी नाउ स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। 10 मिनट में आपका खाना डिलीवर हो न हो, पर यहाँ आपको मिलेगा हर 5 मिनट में कमाई का पक्का मौका। ईटी नाउ स्वदेश पर हर 5 मिनट कमाई का आइडिया। कुछ सवाल जवाब के सिलसिले को भी शुरू करते हैं। हमें व्यूअर्स के भी कुछ सवाल मिल रहे थे और इस बीच गुड़गांव से चेतना मिश्रा जी का हमें सवाल आया है। इनका सवाल टैक्स रिजीम को लेकर है। सुधीर जी, पिछले साल इन्होंने न्यू टैक्स रिजीम चुना था। अब इस बार इनका कुछ प्रमोशन हुआ, सैलरी भी हाइक हुई, तो चलिए पहले उसके लिए तो कांग्रेचुलेशंस आपको। और उसके बाद उनका जो पैकेज है उसकी भी रकम इन्होंने शायद बताई है। यहाँ पर 11 लाख का पैकेज उनका हो चुका है मोटा मोटी अगर बात करें तो। अभी जानना चाह रही है कि क्या अब ऐसे में उनको ओल्ड टैक्स रजीम का चुनाव करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो वो कैसे चेंज करें और किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? तो जो लोग सैलरी में हैं उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन मतलब कि वो हर साल चेंज कर सकते हैं, और यहाँ तक कि साल में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए भी लास्ट में चेंज कर सकते हैं। सपोज करो आपने अभी ओल्ड रिजीम ले लिया और आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, तो आप फाइनली न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अभी हम ओल्ड टैक्स रिजीम चुन लेंगे तो हमारे पास एम्प्लॉयर जो बेनिफिट दे सकता है HRA या LTA के, वो हम क्लेम कर सकते हैं, बाद में नहीं कर सकते। अगर मैंने अभी न्यू टैक्स रिजीम ले लिया तो वो मैं बाद में नहीं कर सकता हूँ। तो जो लोग 7 लाख से ज्यादा इनकम कर रहे हैं उन लोगों को ये ध्यान रखना है कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम अभी जरूर अपने एम्प्लॉयर के साथ सिलेक्ट कर लें। बाद में अगर आपको लगता है रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर, तब आपको ये ऑप्शन न्यू टैक्स रिजीम में जाए। मेरी सलाह तो यही है। हालांकि काफी लोग न्यू टैक्स रिजीम में लोअर स्लैब्स देख करके जाना चाहते हैं, पर उससे उनकी फैमिली का जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो उतना सिक्योर नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को अवॉइड करेंगे। जो हमारी ATC या ATD की जो डिडक्शन है या होम लोन की है वो वहां नहीं मिलेंगी, और वो नहीं मिलेंगी तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा, ये जरूर सोचना चाहिए कि हम ये डिडक्शन के बिना क्या आने वाले दिनों में सुरक्षित है हर तरह से। क्योंकि टैक्स देना है, कम देना है, पर अगर मैं 15 लाख तक जीरो टैक्स वैसे ही कर सकता हूँ ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो मैं तो उसको रिकमेंड करूंगा कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ज्यादा लोगों को, बट फिर भी पीपल हैव देयर ओन चॉइस बिकॉज द गवर्नमेंट हैज गिवन दिस स्कीम। हाँ, कर सकते हैं चेंज। ठीक है, तो आप आगे भी इसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि आप सैलरी क्लास हैं। अगर दूसरा कुछ बिजनेस या प्रोफेशन है तो वहाँ पर नियम अलग हो जाते हैं, लेकिन आपके केस में आप चुनाव कर सकते हैं। लेकिन बेटर यही नज़र आ रहा है कि ओल्ड टैक्स रिजीम की तरफ जाए, क्योंकि हमारे बाकी भी कुछ इन्वेस्टमेंट होते हैं, कुछ डिडक्शन होती है, सिंप्लीफाई है सब कुछ। इस वजह से न्यू टैक्स रिजीम का चुनाव ना करें, अपना प्रॉपर कैलकुलेशन कर लीजिए और उसके हिसाब से अपना चुनाव कीजिए। अगला सवाल हमें भेजा है पटना से अखिल जी ने, और इनका कहना है कि इन्होंने करीब 30,000 ELSS में निवेश किया हुआ है ATC का बेनिफिट लेने के लिए। अब इनको कुछ कारणों की वजह से वो अमाउंट की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन वो ये निकाल नहीं सकते क्योंकि ऑफकोर्स ELSS में हम सब जानते हैं कि वो लॉक इन हो जाता है। ये थोड़ा हटके सवाल है इनका। अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं? सुधीर जी क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? ये सलाह तो भाई, आपको पता है लॉक इन है तो आपका टैक्स बेनिफिट तो चला ही जाएगा अगर आप विड्रॉ कर लेते हो, है ना। तो वो उसको ना करके ज्यादा अच्छा है। थोड़ा बहुत पैसा आपको जो भी है कहीं ना कहीं अपने फैमिली में या अपने बैंक से कुछ, अगर गोल्ड के अगेंस्ट लोन, क्योंकि वो सब सस्ते होते हैं। अगर कोई टेम्परेरी नीड है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये पैसे से आपका बहुत फ्यूचर चलने वाला है, तो इतनी बड़ी रकम नहीं है। और टैक्स बेनिफिट एक बार चला गया तो वो मिलेगा नहीं। और इस सेविंग को, कोई भी जो टेम्परेरी नीड है उसको हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोन्स के थ्रू मीट आउट करें, चाहे फैमिली से लें चाहे बैंक से लें, और कोशिश करें सिक्योर्ड लोन लें। सिक्योर्ड लोन का मतलब है जैसे गोल्ड अगर हमारे पास है उसके अगेंस्ट ले सकते हैं कहीं ना कहीं। और दूसरा है, कुछ खर्चों को हम डेफर भी कर सकते हैं। कई बार होता है कि कुछ दिन के लिए डेफर भी कर सकते हैं, पर ना विड्रॉ करें। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो वो ऐसा नहीं कि वहां से आप निकाल नहीं सकते हो, लेकिन आपका टैक्स बेनिफिट जीरो हो जाएगा, वो आपको मिलेगा नहीं। तो ये लॉस है। इसको हम राय तो नहीं देते निकालने के लिए, पर किसी की मजबूरी भी पता नहीं क्या है अभी। अगर वो लोन भी नहीं मिल सकता उनको 30,000 का, आजकल EMI वगैरह सैलरी पे अगर बिजनेस में जो भी हो, तो ये कोई ऐसी रकम नहीं जिसके लिए नहीं मिलेगा। मेरी सलाह ये होगी किसी तरह से लोन लेकर के अपना काम चला लें। चलिए, थोड़ा पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा सवाल हो गया है। अब अगर आपको रकम की ज़रूरत है, आप दूसरे इमरजेंसी फंड भी क्रिएट कर सकते हैं, आप दूसरे तरीकों से पैसे जुटा सकते हैं। ये ऐसे कुछ सोच के आपने 30,000 का निवेश किया होगा,
तो टैक्स में जो बचत हो रही है उसे ना गंवाएं, उसे रहने दीजिए, लॉक इन रहने दीजिए, वो अपना काम करता रहेगा। और अगर आपको ज़रूरत है तो दूसरे भी तरीके आप उसके ज़रिए ले सकते हैं। चाहे तो ये भी एक तरीका है कि जो खर्चा आ रहा है उसको आप कुछ समय के लिए डिफर कर दीजिए और जब आपके पास रकम आ जाए तब उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये कुछ थोड़ा पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा सवाल हो गया, बट ठीक है, सेविंग करनी चाहिए। और एटीसी में ये भी ध्यान रखिए कि एक बार आपने रकम डाल दी है तो वो लॉक इन हो जाती है 3 साल के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमें भेजा है आर.के. राव जी ने। इन्होंने अप्रैल 2023, अच्छा अभी हाल ही की बात है, इन्होंने एक हॉलीडे ट्रिप प्लान किया अपनी फैमिली के साथ। अब ये एलटीए के लिए इनका सवाल है कि क्या ये एलटीए क्लेम कर सकते हैं और कब और इसका क्या प्रोसेस है। सुधीर जी अभी हाल ही में हॉलीडे ट्रिप पर गए हैं और एलटीए हम सब सुनते हैं, लीव ट्रैवल अलाउंस होता है ये, जिसके सामने भी आप टैक्स बचत कर सकते हैं। तो हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए पहले तो एलटीए के बारे में कुछ बताइए और इनको भी सजेस्ट करिए आर.के. राव जी को कि वो क्या करें। एलटीए में 2-3 बेसिक कंडीशन है कि आप इंडिया में गए हैं या नहीं। ये तो इनकी बात से समझ नहीं आ रहा है, अभी कहीं पर क्लैरिटी नहीं है। बहुत अच्छी बात है, घूमने गए हैं। कोविड के बाद लोग काफी कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि घूमने की एक वो होता है ना, जो रुक गई थी 2 साल, अब उसको लोगों ने डबल ट्रिपल कर दिया है। जो हवाई जहाज की जो कंपनियां थी, जो वो सभी लोग फायदे में जा रही हैं या फुल कैपेसिटी पर हैं। कुछ लोग बिजनेस पर ये फैमिली के साथ गए हैं तो फैमिली का पूरा टिकट का जो भी उनका एक्सपेंस है, अगर इंडिया में गए हैं, इंडिया के बाहर का नहीं मिलेगा। तो पहली बात इंडिया में, दूसरा फैमिली मेंबर में अपना स्पाउस है या उनके बच्चे हैं उनका मिलेगा, ठीक है। अगर पेरेंट डिपेंडेंट है तो उनका भी मिल जाएगा। तो टिकट जो हमारा ट्रैवल टिकट है, ना कि होटल का या खाने का, वो खर्चा नहीं मिलेगा एलटीए में। दूसरी बड़ी कंडीशन इसमें ये आती है कि मेरे को मेरे एम्प्लॉयर ने एलटीए दिया कितना है। अगर दिया ही मेरी सैलरी में पार्ट है 60,000 और मेरा टिकट आ गया मान लो 80,000, तो मुझे 60,000 तक का मिलेगा। ये दूसरी कंडीशन है। तो मेरी सैलरी में अभी मैं अनाउंस जब मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ वहां पर मैं उतना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर दूं या उसको कंपोनेंट को, एलटीए को उस अमाउंट से फिल कर दूं। अगर डिक्लेयर नहीं किया, अगर मुझे सैलरी का पार्ट नहीं मिला, तो मुझे ये एलटीए क्लेम नहीं कर सकता हूँ और इसकी टिकट भी मेरे को एम्प्लॉयर को ही देनी है, अदरवाइज ये नहीं मिलेगा। तो ये भी दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन इसमें जब हम कहते हैं कि भाई ये 4 साल में 2 बार से ज्यादा नहीं मिलता, आपने अभी इस साल क्योंकि अभी हमारा ब्लॉक शुरू है तो मुझे लगता है आपको ये वो कंडीशन आप फुलफिल करते ही हो तो वो मिल जाएगा। तो कोशिश करो कि अपने एलटीए जो डिक्लेरेशन जो एम्प्लॉयर को कर रहे हो उसमें पार्ट है या नहीं, क्योंकि अपने आप से रिटर्न में क्लेम कर नहीं सकते हो। ये एम्प्लॉयर ही देगा आपको डिडक्शन, एग्जाम्पशन बोलते हैं इसको एक्चुअली। ओके ठीक है, तो ये कहाँ पर डिक्लेयर करिए, मतलब जब इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन हो रहा हो तब वहां पर डिक्लेयर करिए अपने एलटीए, राइट? वो सैलरी कंपोनेंट होते हैं। हर एम्प्लॉयर ऐसी चॉइस नहीं देता कि एलटीए हो या ना हो। अब अगर आपका एम्प्लॉयर ने एलटीए कंपोनेंट दिया ही नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो ये अपने एम्प्लॉयर से चेक करना पड़ेगा अपने उसमें पोर्टल में या अपने जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो फॉर्म 16 वगैरह देते हैं या पेरोल में जो काम करते हैं, दे कैन चेक विद देम कि सर मैं ट्रैवल किया है तो मेरी सैलरी में कंपोनेंट है नहीं, कैन वी बिल्ड इट। बहुत सारी कंपनी देती हैं पर सभी नहीं देती। ऐसा नहीं है कि 100% कंपनीज एलटीए पार्ट ऑफ ए सैलरी दे रही हैं। ठीक है। तो अपना एलटीए आपने जो भी खर्च किया है एक बार अपने एम्प्लॉयर से बात कर लीजिए, आप उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस महीने का जो भी आपने हॉलीडे ट्रिप लिया है वो आप क्लेम कर सकते हैं एलटीए के लिए, तो वो आप कर लीजिए। लेकिन क्या प्रोसेस है क्या है वो आप अपने एम्प्लॉय से बात कर लीजिए, अपने एचआर से बात कर लीजिए, वो आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर समझा पाएंगे। लेकिन आप एलटीए क्लेम कर सकते हैं इस बार का। अब अगला सवाल आया है हमें मुंबई से अनुज गुप्ता जी का। इनकी उम्र 34 साल है और ये एनपीएस में निवेश करना चाहते हैं और मैच्योरिटी तक 50 लाख तक की कॉर्पस इनको क्रिएट करना है। तो अब ये जानना चाह रहे हैं कि ये कितना इन्वेस्ट करें, कहाँ पर कितना और कहाँ पर इन्वेस्ट करें और इसका प्रोसेस क्या है एनपीएस का, प्लीज है। सुधीर जी मुझे याद है एनपीएस को लेकर जब भी हमारी बात हुई काफ़ी सारे सवाल भी आए हैं इसको लेकर, तो आप हमेशा फेवरेबल रहे हैं कि एनपीएस में ज़रूर थोड़ा बहुत निवेश शुरू कर देना चाहिए। तो अभी इनको क्या सजेस्ट करेंगे? 34 साल उम्र है और 7 साल अगर रिटायरमेंट पकड़ के चले तो फिर 50 लाख की अमाउंट, उसके लिए इनको कितना निवेश करना चाहिए? देखो अभी क्या है कि पहले जो एज थी वो 60 रिटायरमेंट के लिए ठीक थी। अभी क्योंकि हमारी ओवरऑल एज ही बढ़ती जा रही है 75 80 या उससे भी अच्छी, तो मैं तो रिटायरमेंट एज को ही थोड़ा 5 साल कहूंगा कि बढ़ा दो। क्योंकि सेविंग जब हम काम कर सकते
हैं तो करना चाहिए ज्यादा कॉर्पस बना करके, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो साल है वहां आप काम नहीं कर सकते हो। तो अगर हम इसको 65 ईयर तक करेंगे तो इनको 2,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करना होगा, इनके पास 50 लाख प्लस का कॉर्पस हो जाएगा। लेकिन अगर इनको 60 पे रिटायर करना है कि भाई मुझे 60 के बाद काम नहीं करना है, तो इनको 3,500 रुपीज पर मंथ अभी करना पड़ेगा टिल 60 ईयर्स। तो दोनों में से चॉइस आपके पास है और वो 50 लाख आराम से हो जाएगा। हमने 10% की इसमें एज्यूम की है क्योंकि इसके आसपास ही एनपीएस की रिटर्न्स हैं। और मैं जो इसको रिकमेंड करता हूँ या इसके फेवर में हूँ, उसके कुछ कारण है। एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट आई कैन जस्ट एक्सप्लेन फॉर द बेनिफिट ऑफ जो ये हमारे 34 साल के नौजवान हैं। हमारी रिटायरमेंट जो है ना, पहले जो फैमिलीज थी वो कल्चर अब थोड़ा कम हो रहा है। सही और गलत नहीं कहते, पर हो रहा है। बच्चे अलग रहते हैं और परिवार के भाई भाई भी सब, पहले पैसा लेने देने में शर्म नहीं आती थी आपस में क्योंकि सब कुनबा एक था। अभी किसी से कहने में, अपने भाई से, अपने बच्चे से, यू विल नॉट फील गुड ना। ऐसा नहीं कि उसके पास है नहीं या देगा नहीं, बट द कल्चर हैज चेंज कि अपने ऊपर ही डिपेंडेंट होना पड़ता है, सेल्फ डिपेंडेंट। दूसरा ये है कि आपकी एज अगर 20-30 साल बढ़ गई है, मतलब 60 के बाद आप 70-80 साल 90 साल तक भी लोग हैं अगर हम अपने फैमिली में देखेंगे, तो वो पैसा मेडिकल का भी बहुत खर्च होता है। उसके अलावा भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, बिकॉज यू कांट से कि मैं घूमना फिरना बंद कर दूंगा, लोगों से मिलना बंद कर दूंगा। यू हैव टू बी सोशल पर्सन। आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो, वरना तो वैसे डिप्रेशन आ जाएगा। तो वो गोल्डन ईयर्स को गोल्डन ईयर बनाना है। अब उसके बाद बच जाता है कि ये एडिशनल डिडक्शन देता है। मेरा एटीसी की लिमिट 1.5 लाख पे खत्म होगी, तो मैं, और फिर सरकार क्यों कह रही है? क्योंकि सरकार को पता है रिटायरमेंट एक बड़ी जरूरत है, हर व्यक्ति की जरूरत है। तो वो एडिशनल टैक्स सेविंग भी दोनों सेक्शन में मिलती है, एटीसीसीडी 2 और एटीसीसीडी 1B। और किसी चीज के लिए तो सरकार एडिशनल डिडक्शन नहीं दे रही। आप देख लो एटीसी कब से उतने पे रुका हुआ है, बेसिक इन्फ्लेशन। तो सरकार के जितने भी एनालिसिस हैं, जो डाटा वो चेक करते हैं हमारे देश में, उसके हिसाब से भी ये बहुत ही जरूरी इन्वेस्टमेंट है। इसको कोई ऐसा नहीं हम किसी और के लिए कर रहे हैं, पैसा तो अपना ही है। और इसमें से विड्रॉल के लिए भी सरकार ने काफी कुछ फैसिलिटी कर दी है। 60% टैक्स फ्री आपके हाथ में और 40% की पेंशन बनेगी। सपोज करो इनकी 10,000 की पेंशन बनती है, 10,000 में 1 लाख 1.5 लाख, आज की डेट में 7 लाख तक टैक्स नहीं है। तो पेंशन भी एक तरह से आपके पास नॉन टैक्सेबल आएगी। तो लोगों को लगता है टैक्स लगेगा, पैसा होल्ड हो जाएगा। आप 3-4%, 5% से ज्यादा तो वैसे ही इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो कोई डरते नहीं है लोग। लोगों को लगता है 60 साल तक पैसा ब्लॉक हो जाएगा। नहीं होगा। आपके बच्चों की शादी और या आपकी एजुकेशन बच्चों की, या आपको मकान बनाना है, यू कैन विदड्रॉ अप टू 25% ऑफ योर कॉर्पस। वो भी हो गया है। तो इसलिए इसमें कोई खराब चीज नहीं है, एडिशनल डिडक्शन और आपकी रिटायरमेंट के लिए सेविंग। बिल्कुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये एनपीएस। सुधीर जी, हम आगे इस पर और चर्चा करेंगे क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। तो एनपीएस पर हम एक और यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं, एक अलग शो में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे अपने दर्शकों की सुविधा के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि एनपीएस से जुड़े सवाल काफ़ी सारे आ रहे हैं। तो दर्शकों की सुविधा के लिए एक बार हम एक अलग से चर्चा एनपीएस पर भी करेंगे। बाकी अनुज जी, उम्मीद है जो भी हमने आपको बताया, अमाउंट एक आपको बता दिया है, उससे आपको मदद मिले। चलिए फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और हमारे साथ हमें ये जो टीडीएस से जुड़ी उलझनी थी उसमें हमारी मदद करने के लिए। चलिए फिलहाल टैक्स मंत्रा में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।